एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसे आप सभी को पता है, हमने एसएससी एमटीएस के लिए अपनी एमटीएस एक्सप्रेस सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम एसएससी में जो भी अपने क्वेश्चन पूछी है पिछले कुछ सालों के एग्ज़ामों में, उसके हम पीवाईक्यू करते हैं। तो उसी में आज हमारी क्लास नंबर 13 है। इससे पहले हमारी 12 क्लासेज हो चुकी हैं, जो कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारी 13वीं क्लास है, तो इसको चलो शुरू करते हैं 13वीं क्लास को। मेरा नाम हेमंत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं हम। ऑपरेशन समुद्र मैत्री 2025-26 जो हाल ही में चर्चा में रहा, भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त मानव सहायता अभ्यास है। किस देश के बीच ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो 2025-26 में हुआ है, किस देश के साथ किया है भारत ने? इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान या ऑस्ट्रेलिया? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया के साथ किया है। क्यों किया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत और इंडोनेशिया ने किया है साथ में मिलके प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जनवरी 2026 में ये है अभ्यास किया गया है। जब ये करंट का प्रश्न है तो एसएससी इसको पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। इससे अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा आज का? हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 165 किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 76। क्यों होगा, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। ये भी पूछता है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो करते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 76 के तहत वह भारत सरकार का क्या होता है? एक कानूनी सलाहकार होता है, मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। आर्टिकल 148 में दिया हुआ है CAG, यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देता हूँ CAG, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और वहीं पे आर्टिकल 165 में क्या है? महाधिवक्ता का मतलब ये स्टेट से संबंध रखता है, अटॉर्नी जनरल। और ये होता है महान्यायवादी, जो कि सेंटर का होता है, सेंटर का होता है, सेंटर में काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन, और ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है आर्टिकल 165 में। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा किस राज्य में है और ये क्यों प्रसिद्ध है? बताइए। ये राजस्थान में है और चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुजरात में है और अपनी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। ये हरियाणा में है और विशाल अन्नागार है इसमें। ये पंजाब में है और एक बंदरगाह है। बताइए। ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप लोग, अगर एक भी ऑप्शन पता है तो आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा, जो कि गुजरात में है और अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसका व्याख्या देखते हैं। धोलावीरा है गुजरात में कहाँ है? आज के कच्छ ऑफ रण में है ये आज फिलहाल में। और ये क्यों जाना जाता है? ये अपनी जाना जाता है जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। और यहाँ पे जो भी मकान और कुछ बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं पत्थर से। ये प्रश्न आ चुका है। पत्थर की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है ये, पत्थर की वास्तुकला के लिए। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर साइट में शामिल किया जा चुका है। कच्छ ऑफ रण में है ये, गुजरात के धोलावीरा की बात कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में एंजल टैक्स का संबंध किससे है? एंजल टैक्स का संबंध ये FDI विदेशी निवेशकों से है, स्टार्टअप में निवेशकों से है, कृषि पर है, या सोने का आयात करने वालों पर है? किस पर है? ये है स्टार्टअप में निवेश करने वालों पर। इसको देखते हैं। जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी, जैसे कि नया स्टार्टअप होता है, किसी बाहरी निवेशक को उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करता है, तो उस अतिरिक्त राशि पर लगने वाले टैक्स को ही एंजल टैक्स कहते हैं। जब कोई स्टार्टअप स्टार्ट होता है और जो अपनी शेयरों को बांटता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उस पर जो अतिरिक्त बढ़ा के जो प्राइस निकालता है स्टार्टअप, तो उसी पर ये टैक्स लिया जाता है, जिसे बोलते हैं एंजल टैक्स। टैक्स के ऊपर टैक्स स्टार्टअप में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? बताइए। ये फ्रांस में है, जर्मनी में है, स्विट्ज़रलैंड में है, रूस में है, कहाँ पे है? ये है जर्मनी में। अब इसको देख लेते हैं। जर्मनी में स्थित यह एक ब्लॉक माउंटेन है जहाँ से डेन्यूब नदी निकलती है, फ्रांस की, सॉरी जर्मनी की डेन्यूब नदी निकलती है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? 2026 के अनुसार है, ये रही है 80, 85, 82 और 75। कौन सी रैंक रही है? 80, 82, 85 या 75वीं रैंक? भारत की रैंक रही है 82वीं, ऑप्शन नंबर बी, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है और उसके नागरिक कितने देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अगला देखते हैं, रजमनामा किस महाकाव्य का फारसी अनुवाद है? बताइए। रामायण, महाभारत, भगवद गीता या अर्थशास्त्र? किसका अनुवाद है ये है महाभारत का अनुवाद। और किसके टाइम किया गया था? ये किया गया था अकबर के टाइम, अकबर ने करवाया था अपने काल के दौरान। और इसे ही युद्धों की पुस्तक भी कहा गया है, युद्धों की पुस्तक, युद्धों का ग्रंथ या पुस्तक भी बोलते हैं। ये यहाँ पे देख लेते हैं। अकबर के आदेश पर ही फैजी और बदायूनी जैसे विद्वानों ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, जिसे रजमनामा कहते हैं या इसे ही युद्धों की पुस्तक भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 82वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हो चुका है। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था के द्वारा ही समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है और ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं। और 42वें संविधान संशोधन को ही हम लघु संविधान भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस वक्र का उपयोग अर्थशास्त्र में क्या मापने के लिए किया जाता है? बेरोजगारी मापने के लिए, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन मापने के लिए, या आय की असमानता मापने के लिए, या जीडीपी ग्रोथ मापने के लिए? क्या मापने के लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, आय की असमानता मापते हैं लॉरेंस वक्र से। ये देख लेते हैं। ये ग्राफ के माध्यम से दिखाता है कि देश की कुल आय का वहाँ की जनसंख्या के बीच कितना समान और असमान रूप से बटी हुई है आय, उस पूरे देश की कुल जनसंख्या का। अगला प्रश्न देखते हैं। यक्षगान किस दक्षिण भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए। ये केरल का है, कर्नाटका का है, आंध्र प्रदेश का है, या तेलंगाना का है? कहाँ का नृत्य है? यक्षगान है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यक्षगान कर्नाटक की एक पारंपरिक नृत्य नाटिका शैली है। ये नृत्य नाटिका शैली है जिसे कलाकार पुरानी कथाओं को जीवित वेशभूषा और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत में रेडियो तरंगे, जिन्हें बोलते हैं रेडियो वेव्स, को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है? ये बेसिकली पूछ रहा है कि हमारी पृथ्वी की कौन सी परत में, वायुमंडल की कौन सी परत में हमारी सैटेलाइट हैं वो रखी जाती हैं, जिन्हें स्टेब्लिश किया जाता है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, किस में किया जाता है? ये होगा आयन मंडल में, ऑप्शन नंबर सी हो गया उसका आयन मंडल। आयन मंडल है, उसी में हमारे विद्युत अवशेषित कण, जिन्हें बोलते हैं आयन्स, को संचार उपग्रहों और रेडियो के लिए प्रसारण में मदद मिलती है। जैसे हम टीवी पर सिग्नल आते हैं वो यहीं से आते हैं हमारे। 12वीं देखते हैं, 12वां प्रश्न। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिन्हें बोलते हैं CEO, कौन है? नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम, सुमन बेरी, अमिताभ कांत, या परमेश्वरन अय्यर? कौन है? ऑप्शन नंबर ए BVR सुब्रमण्यम।
नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है और ये इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इसके सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम और इसकी उपाध्यक्ष हैं अभी फ़िलहाल में है सुमन बेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक होता है बुल और एक बियर। शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये UPSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, और ये करंट में रहता है, न्यूज़ में बहुत रहता है प्रश्न। बताइए बुल और बियर शब्द किससे संबंधित हैं? ये पशुपालन से हैं, शेयर बाजार से हैं, विदेशी व्यापार से हैं या बैंकिंग से हैं? किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वर्ड हैं। इसको देख लेते हैं होते क्या है। शेयर बाजार में जब कीमतें बढ़ने की उम्मीद होती है तो उसे बोलते हैं बुल। बुल को बोलते हैं तेजड़िया, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं उनको बोलते हैं तेजड़िया। और जब बाजार को गिरने की उम्मीद होती है तो उसे बोलते हैं बियर, मतलब मंदड़िया। जब बाजार ऊपर लेके जाते हैं तेजड़िया, जब नीचे लेके आते हैं मंदड़िया। ये तुमने वो है ना मूवी है ना हर्षद मेहता वाली मूवी, कौन सी है वो, वेब सीरीज 1993 के नाम से शायद, उसमें भी ये शब्द होता है तेजड़िया और मंदड़िया, तो वहाँ से देख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। हम्पी के स्मारकों का समूह किस नदी के तट पर है? बताइए। ये कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी या गोदावरी नदी? किस नदी के किनारे है? ये है तुंगभद्रा नदी के किनारे। कर्नाटका में स्थित हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है। यह अपनी वास्तुकला और विशाल पत्थर के रथों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि तुंगभद्रा कर्नाटका में है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? बताइए 21A किससे संबंधित है? निजता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? कौन सा अधिकार है? ये शिक्षा का अधिकार। ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। और यहीं पे हमारे पार्ट 4A में जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा। और इसका अगला प्रश्न है ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? बताइए। 1987, 1989, 1992, 1995? कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ये हुआ था 1989, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस पे 1987 में हुआ था, लेकिन इसे 1 जनवरी 1989 को प्रभावी मतलब लागू किया गया था। ये होता है हुआ, बैठक कब हुई और ये लागू कब हुआ? लागू हुआ था 1989 में, बैठक हुई 1987 में। और इसका उद्देश्य था CFC जैसी गैसों का उत्सर्जन को कम करना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का होता है क्लोरो, CLAR, क्लोरोफ्लोरोCARBON, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या रिपोर्ट, में भारत का स्थान क्या रहा है? भारत 126वें पर है, 122वें पर है, 136वें पे है या 98वें लिस्ट पर है? किस स्थान पर है भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 112वें स्थान पे है। ऑप्शन नंबर बी 12वें स्थान पे है। ये रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है और इसमें फिनलैंड हमेशा कई सालों से प्रथम स्थान पे रहा है। इसका अगला प्रश्न देख ले हैं। अगला प्रश्न, मजालिस उल नफाइस का पुस्तक है, ये इसका लेखक कौन है, जो कि तुर्की साहित्य का जनक भी माना जाता है? ये अमीर खुसरो हैं, अली शेर नवाइस हैं, या बाबर हैं, या गुलबदन बेगम है? इसे माना जाता है अली शेर नवाइस। इसी को तुर्की साहित्य है उसका जनक भी माना जाता है। इसका देख लेते हैं आंसर। अली शेर नवाइस ने जगताई तुर्की में कई कविताओं हैं लिखी हैं, जिनका संकलन है जगई तुर्की। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है?
फारसी, अरबी, हिंदी या ग्रीक किस भाषा से हुई है मानसून शब्द की उत्पत्ति? इसकी उत्पत्ति हुई है ऑप्शन नंबर बी, अरबी। मौसम एक अरबी शब्द मौसम से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में बदलाव। ये याद रखना, पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? इसमें हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, नोएडा किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। कर्नाटका, बेंगलोर कहाँ पे है? बेंगलोर है कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर को ही भारत का आईटी हब होने के कारण यह उपनाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में कौन सी संस्था करती है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई या एनएसएसओ? कौन करता है गरीबी रेखा का निर्धारण? ये करता है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग द्वारा गठित एक टास्क फोर्स होती है जो गरीबी रेखा का आकलन करती है। सत्यमेव जयते किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद, रामायण? बताइए कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये भारत के राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? बताइए लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है, मेघालय में है, उड़ीसा में है या केरल में है? कहाँ पे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में है। इसका आंसर देखते हैं। मणिपुर में स्थित यह झील अपने तैरते हुए द्वीप, जिन्हें बोलते हैं फुमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ पर ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ द्वीप, जैसे बोलते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये भी पाया जाता है। और ये नॉर्थ ईस्ट की मीठे पानी की झील है, नॉर्थ ईस्ट की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रजनीकांत या वहीदा रहमान? इसका आंसर होगा शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के अवार्ड। और हमारे इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए चाहिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए चाहिए 35 वर्ष की आयु। दोबारा से बताता हूँ। लोकसभा के लिए चाहिए 25, राज्यसभा के लिए चाहिए 30, जैसे कि हमें अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो 35। अगर आपको ग्राम सभा का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए चाहिए आपको 21, और वहीं पे अगर आपको एमएलए बनना है तो भी आपको चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, ये हमारे आज इस सेशन के एसएससी के जो भी पूछे गए हैं एमटीएस में, वो पीवाईक्यू क्वेश्चन थे जो कि 2024 में पूछे गए थे। ऐसे ही और हमारा टेस्ट रात के शाम को डेली 8 बजे आता है, मंडे से लेके सैटरडे तक। और यह हमारा चैनल है जीएस विथ हेमंत, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस विथ हेमंत को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक कहाँ मिलेगा? इसका लिंक मिलेगा, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहीं पे इसका चैनल का लिंक लगा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।